हाँ। अब तो सुबह हो गई। चलो जल्दी से जंगल जाता हूँ और कुछ सूखी लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। हाँ, अभी तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उन्हीं से अनाज ले आऊंगा। चल भाई भोला, जल्दी से चल, आज बहुत काम है। इतना बोलकर भोला कुल्हाड़ी को पकड़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते भोला जंगल में पहुंच जाता है और सूखी लकड़ी ढूंढने लगता है। हाँ, अरे यहाँ तो एक भी सूखा पेड़ नहीं है जिससे मैं लकड़ी काट सकूं। चलो जंगल के और अंदर जाता हूँ। भोला इतना बोलकर जंगल के और अंदर चला जाता है। तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, जिस सूखे पेड़ की तलाश कर रहा था वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। हाँ, चलो अब जल्दी से इस पेड़ को काट लेता हूँ। भोला इतना बोलकर उस सूखे पेड़ के पास गया और उस पेड़ को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाया, तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत अधिक पीड़ा से पुकार रहा हो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? इस घने जंगल में भला कौन हो सकता है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो जरा देखता हूं कौन है। भोला इतना बोलकर उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते भोला एक कुएं के पास पहुंचता है। तब उसने देखा कि वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। अरे, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। लगता है कुएं में कोई गिर गया है। चलो चलो चलो, उसे बाहर निकालता हूं। भोले ने कुएं में झांका तो उसने देखा कि एक आदमी उस कुएं में गिरा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई महाराज हो। ये सब देख भोला उसे कुएं से बाहर निकालता है और उसे पानी पिलाकर अपने घर ले आता है। अरे रे, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं महाराज, इसमें धन्यवाद की क्या बात हुई? अरे ये तो मेरा फर्ज था। तुम कौन हो और क्या करते हो? महाराज, मैं एक लकड़हारा हूं। मैं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जिनका स्वर्गवास कुछ दिन पहले ही हुआ है। इस तरह भोला अपने बारे में देवदत्त को सारी बात बता देता है। देवदत्त भोला की सभी बातों को ध्यान से सुनता रहता है। महाराज, आप कौन हैं? और आप उस कुएं में कैसे गिर गए? भोला के इतना पूछने पर देवदत्त ने अपनी बीती बात उसे बताते हुए कहा। मैं राजगढ़ राज्य का राजा हूं। मेरे राजकाल के दौरान में मेरे राज्य के सभी प्रजा बहुत ही सुख शांति से रहा करते थे। एक दिन, हाँ मंत्री जी, पता नहीं क्यों आज मेरा मन विचलित सा हो रहा है। अब क्या हुआ महाराज? आज अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, मुझे भी बताइए। मंत्री जी, मुझे कुछ दिनों से ना बार बार एक ही स्वप्न आ रहा है और उस सपने में सभी प्रजाओं के रोने की आवाज आती है। मंत्री जी, एक ही सपने का बार बार आना कहीं राज्य में आने वाली किसी विपत्ति का इशारा तो नहीं है? नहीं महाराज, अब आपके होते हुए राजगढ़ राज्य में भला कौन सी विपत्ति आ सकती है, हैं? आप चिंता ना करें महाराज। मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों से महल से बाहर नहीं गए हैं और राज्य का कार्यभार भी बहुत ज्यादा हो गया था। इसी कारण से आपका बस मन थोड़ा विचलित हो रहा है। चलिए महाराज, आज हम दोनों जंगल भ्रमण के लिए चलते हैं। आपके मन को भी अच्छा लगेगा और घूमना भी हो जाएगा। चलिए महाराज। ठीक है मंत्री जी, सही कहते हैं आप। बहुत दिन हो गए कहीं भ्रमण किए हुए। चलिए आज थोड़ा भ्रमण किया जाए। इतना बोलकर मैं उस दिन मंत्री के साथ जंगल भ्रमण के लिए चला गया।
और चलते चलते हम दोनों जंगल के काफी अंदर तक चले आए। हाँ मंत्री जी, अब बहुत प्यास लगी है मुझे, और प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। देखिए, मेरे लिए कहीं से पानी की व्यवस्था कीजिए। महाराज, जंगल के उत्तर दिशा की तरफ एक तालाब है। इसके अलावा इस जंगल में और कहीं भी पानी नहीं मिल सकता। ठीक है मंत्री जी, हम उसी तालाब की ओर चलते हैं। चलिए। इस तरह हम दोनों बढ़ते गए और चलते चलते उस तालाब के पास पहुंच गए। अब वहां पहुंच के हमने देखा कि एक चील जो है वो सर्प को नोच नोच कर उसने घायल कर दिया। सर्प को इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तब मैं उसके पास गया और उस चील को मार कर भगा दिया मैंने, जिससे उस सर्प की जान बच गई। अरे 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 अरे, ये सर्प बेचारा तो बहुत चोटिल हो गया है। चलो, मैं इसको दवाई लगा देता हूं। इतना बोलकर मैं जंगल से कुछ औषधि पत्ते तोड़कर उसके जख्मों पर लगाने लगा। अब औषधि लगाते ही उस सर्प ने एक इंसानी रूप धारण कर लिया। मैं तो उसे देखकर हैरान हो गया। तभी वो बोलने लगा, मैं आपका आभारी हूं महाराज, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो आज मेरी जान नहीं बच पाती। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं राजन, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आप कौन हैं और कहां से आए हैं? महाराज, मैं नागलोक का राजा नागराज हूं। कभी कभी मैं इस जंगल में विचरण करने के लिए आया करता हूं। विचरण करते करते मैं इस जगह पर आ गया। तभी उस चील की नजर मुझ पे पड़ गई। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो आप सही समय पर आ गए और मेरी जान बच गई। महाराज, अब आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। मेरी तरफ से ये भेंट आपके लिए है महाराज, स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं नागराज, आपकी जान बचाने के बदले में मैं आपसे उपहार लूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नागराज, हमारे महाराज ऐसे ही हैं जो सबकी मदद तो करते हैं लेकिन उस मदद के बदले कुछ भी लेते नहीं हैं। हमारे महाराज को किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि महाराज के मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। इस मणि को पाने के लिए तो कई लोग अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन इसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन महाराज ये सब जानते हुए भी इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। वाह महाराज, आप इसे कोई उपहार न समझें, आप इसे हमारी मित्रता की निशानी समझकर रख लीजिए। हे नागराज, मुझे पता है कि अगर मैं चाहूं तो इस मणि से बेशुमार दौलत हासिल कर सकता हूं, मगर मैं ऐसी दौलत नहीं लूंगा। मैं तो बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो मिल रहा है उसी में खुश हूं। मगर हाँ, आपके इस मित्रता के निशानी को मैं अपने अंगूठी में जड़वाकर हमेशा अपने पास रखूंगा। मित्रता सभी चीजों से बढ़कर है। इतना बोलकर मैंने उस मणि को नागराज से ले लिया और अपने राजमहल लौट गया। नागराज की दी गई मणि को अंगूठी में जड़वाकर मैं हमेशा उसे अपने पास ही रखता था। एक दिन जब मैं राज दरबार में अपने सह मंत्रियों के साथ बैठा था, तभी मेरे राज्य की प्रजा के कुछ लोग रोते हुए राज दरबार में आ गए।
हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो हमें बचा लो महाराज। उस दिन पहली बार मैंने अपने प्रजा को इस तरह रोते बिलखते देखा। तभी एक नौजवान वहीं पर गिरा पड़ा था। मैं जल्दी से उसके पास गया। ये सब क्या हो रहा है और आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं महाराज, पता नहीं हमारे राज्य को किसकी बुरी नजर लग गई है। राज्य के लोग अचानक से बिना किसी कारण के मरने लगे हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए, बचाइए। दासी, जल्दी से किसी पतीले में पानी लेकर आओ। उस पानी को मैंने उस गिर पड़े नौजवान के ऊपर छिड़का। उसके शरीर में पानी पड़ते ही वो नौजवान तुरंत ठीक हो गया और सभी लोग मेरी जय जयकार करने लगे। यह सब नागराज के दिए हुए मणि का चमत्कार था। इस पानी को लेकर के जाओ और राज्य के सभी प्रजावासियों पर इसे जल्दी से जल्दी छिड़को। ले जाओ इसे। उस पतीले के पानी को छिड़कते ही राज्य के सभी लोग ठीक हो गए। उस दिन के बाद से मैंने उस मणि के मदद से अपने सभी प्रजा को रोज सोने की असरफियां दान करना शुरू कर दिया था। मेरी प्रजा बहुत खुश थी और सभी अच्छे से रहने लगे थे। पता नहीं ये महाराज को हो क्या गया है, जो इतनी धन दौलत इन गरीब प्रजाओं को लुटा रहे हैं। अरे सोचो पिताजी, अगर हमारे पास इतना धन होता तो हम कितने अमीर बन सकते हैं और हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पिताजी, ये महाराज के पास इतना धन आ कहां से रहा होगा? सोचा है आपने? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। राज होगा नहीं है बेटा। महाराज को ये धन उस नागमणि से मिल रहा है। नागमणि? ये कैसी नागमणि पिताजी? उस दिन मंत्री जी ने अपने पुत्र को सभी बातों को बता दिया। अच्छा, तो ये राज है। पिताजी, अगर हम उस नागमणि को महाराज से छीन लें तो हम भी जितना चाहें उतना धन उस नागमणि से प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद आप महाराज बन जाओगे। पिताजी, जरा सोचो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें पहले राजकुमार को मारना होगा। राजकुमार के मरने के बाद महाराज एकदम से टूट जाएंगे, जिससे उन्हें मारने में और आसानी होगी। उसी रात को मंत्री और उसके बेटे राजवीर ने कुछ सैनिकों के साथ राजकुमार के कक्ष में घुसकर उसे जान से मार दिया। अगली सुबह मैं राजकुमार के कक्ष में गया तो राजकुमार का ऐसा हाल देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं। फिर तभी एक सैनिक मेरे पास आया और बोला, महाराज, रात के समय में मंत्री और उसके बेटे राजवीर के साथ कुछ सैनिक राजकुमार के कक्ष में आए थे। महाराज, मुझे तो ये सब कोई षड्यंत्र लग रहा है। आप बचकर रहना महाराज। ये मंत्री और उसके पुत्र ही हैं जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आखिर मंत्री ये सब कुछ कर क्यों रहा है? कहीं ये सब इस नागमणि के लिए तो नहीं है? अब महाराज को मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज रात महाराज की आखिरी रात होगी। रात में जब मैं अपने कक्ष में सो रहा था
तभी मंत्री और उसका पुत्र राजवीर दोनों मेरे कक्ष में चुपके से घुस गए और एक सर्प को मुझे डसने के लिए छोड़ दिया। वो सर्प रेंगते रेंगते आया और मेरे ऊपर आके बैठ गया। वो मुझे डसने ही वाला था कि मैं नींद से जाग गया। सर्प ने जैसे ही मेरी अंगूठी को देखा तो वो मेरे बिस्तर से नीचे चला गया और अपने असली रूप में आके बोला, ऐ मेरे महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपके मंत्री और उसके पुत्र राजवीर ने मिलकर एक शक्तिशाली मायावी तांत्रिक से मुझे कब्जे में करवाकर आपको मारने के लिए भेजा था। मैं आपको डसने ही वाला था कि तभी मेरी नजर आपकी अंगूठी पर पड़ गई। ये नागमणि का टुकड़ा है। इसके विषय में नागराज ने हमें बताया था कि मेरे नागलोक के वासियों, पृथ्वी लोक में मेरा एक मित्र है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। हम सभी उनके एहसानमंद हैं। अगर वो सही समय पर नहीं आते तो मैं आज जीवित नहीं बचता। अतः मैं चाहता हूं कि नागलोक का कोई भी प्राणी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना पहुंचाए और जितना हो सके उनकी मदद करें। हे नागराज, ये सब तो ठीक है, किंतु हम आपके मित्र को पहचानेंगे कैसे? वो एक महाराज हैं और उनके पास ये मेरी नागमणि का टुकड़ा होगा। हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। जो मैं आपको मारना चाहता था, क्षमा करें मुझे। उस दिन मैंने उस सर्प को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। उस दिन मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब उस नागमणि को हासिल करने के लिए ही किया जा रहा है। सुबह होने से पहले ही मंत्री और उसका पुत्र राजवीर कुछ सैनिकों के साथ मेरे कक्ष में आए। अरे, ये महाराज तो अभी भी जीवित है। लगता है कि उस सर्प ने महाराज को डसा ही नहीं। ऐसे में तो हम महाराज को कभी मार ही नहीं सकते। नहीं पिताजी, आज महाराज सुबह का सूर्य नहीं देख पाएंगे। सैनिकों, महाराज को बंदी बना लो। मुझे बंदी बनाकर वो लोग जंगल में ले गए और कोड़े मार मार कर मुझसे पूछते रहे, बताओ महाराज, कहाँ है वो नागमणि? अगर आपने नागमणि का पता नहीं बताया तो हम आपको जान से मार देंगे। अरे बताओ महाराज, बताओ। और कोड़े मारो इसको। आह! 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 मार डालो, मार डालो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। लेकिन तुम लोगों को उस नागमणि का पता कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बता, बता नागमणि कहाँ है? बता। हाँ, बस करो बेटा। अब इसे और ज्यादा मत मारो। अगर ये मर गया तो नागमणि हाथ से निकल जाएगी। छोड़ दो इसे। हाँ, ठीक है पिताजी। लेकिन ये महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राजवीर, जाओ पता करो कि महाराज की सांसें चल रही हैं कि नहीं। पिताजी, महाराज की सांसें नहीं चल रही हैं। लगता है महाराज मर गए। देखा तूने? अरे मैंने पहले ही कहा था तुझसे कि इतना मत मार। ये क्या कर दिया तूने राजवीर? अरे महाराज मर गया तो हमें नागमणि का पता कैसे पता चलेगा? अब भला मरा हुआ इंसान नागमणि का पता कैसे बता सकता है पिताजी? अब नागमणि के ख्याल को छोड़ दो और जो मिल रहा है उसे देखो। यही है और क्या है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है पिताजी कि नागमणि तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन इस राज्य का महाराज तो बन ही सकते हैं ना। अरे महाराज के बाद
आप ही तो राजा बनेंगे, क्यों? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब महाराज का करेंगे क्या? और क्या करेंगे पिताजी, इसे यहीं कहीं फेंक देते हैं। अरे जंगली जानवरों का आहार बन जाएंगे, और क्या। हाँ ठीक है, इसे इसी खाई में गिरा दो और जल्दी चलो यहां से, चलो। उस दिन उन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर धक्का देकर खाई में गिरा दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरी जान बच गई। मैं कई दिनों से उस कुएं में पड़ा रहा और मदद के लिए पुकारता रहा। तभी तुम वहां पे आ गए और मुझे उस कुएं से निकालकर मेरी जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नहीं महाराज, अब ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। वो तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके कुछ काम आ पाया। आप जैसे राजाओं की कहानियां तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी, जो प्रजा के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन आज साक्षात देख भी लिया। बोलिए महाराज, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? भोला की इतने बोलते ही महाराज की आंखों में खुशी झलकने लगी और वो बोले, भोला, मेरा राज्य संकट में है। मंत्री और उसका पुत्र दोनों मिलकर मेरे राज्य के प्रजाओं को कष्ट दे रहे होंगे। वो दोनों बहुत लालची हैं और धन के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। नागमणि ना मिलने पर वो लोग प्रजा को कष्ट देंगे और मैंने आज तक प्रजा को जितना भी सोने की अशर्फियां दी है ना, उन्हें वो कैसे भी करके वसूल लेंगे उनसे। अब मुझे अपने राज्य के प्रजाओं को बचाना होगा। उन दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। इसीलिए मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ, तो बोलिए ना महाराज, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? भोला, देखो मुझे ज्यादा चोट लगी है। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से ठीक भी हो पाऊंगा। इसीलिए मैं उस नागमणि तक नहीं पहुंचा। मैं चाहता हूं कि तुम उस नागमणि के टुकड़े को ले आओ, जिससे मैं फिर से ठीक हो जाऊं और अपने राज्य फिर से वापस जा सकूं और अपने प्रजा को उन दुष्टों से बचा सकूं। हाँ हाँ, ठीक है ना महाराज, मैं उस नागमणि को जरूर ले आऊंगा। बताइए महाराज, वो नागमणि आपने कहां छिपाई हुई है? लेकिन उस नागमणि को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी, तब जाके तुम्हें वो नागमणि मिलेगी। जी बिल्कुल महाराज, मैं आपका ये काम जरूर पूरा करूंगा।